कहानी की शुरुआत में हम ली ह्योल को देखते हैं जो कि मिरर में खुद को देख रहा था। लेकिन मिरर में नजर आने वाला शख्स के बाल उसके बालों से काफ़ी डिफरेंस थे और वो उससे एक ही सवाल पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। मिरर वाला लड़का तो अपना नाम ली ह्योल बताता है और जिसके बालों का कलर वाइट था वो अपना नाम ग्रैंड फिल बताता है। ग्रैंड फिल का नाम सुनते ही ली ह्योल यही कहता है कि तुम तो एक ग्रेट क्लैन के सक्सेसर हो ना। और ग्रैंड फैल कोई और नहीं बल्कि ली ह्योल का बनाया हुआ एक करैक्टर था। तभी पास्ट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसमें ली ह्योल यही बता रहा था कि 12 साल पहले मैंने एक करैक्टर को बनाया था जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था। मुझे अब भी याद है, शायद मैं उस वक्त सेकंड ईयर में था और इसे वेबटून्स बनाने का बहुत शौक था। और इसी वक्त उसने ग्रैंड फिल की क्रिएट किया था और जैसे ही उसने उसे क्रिएट मुकम्मल करता है तो काफ़ी खुश हो गया। तो ये कहता है कि ये तो मेरा एक और नया वर्जन है और अब जो भी सिचुएशन बनी हुई है ये सारी सिचुएशन उसी गेम की वजह से बनी हुई है। इसी दुनिया में एक ग्रेटेस्ट वर्चुअल रियलिटी गेम को बना दिया गया था। ये गेम काफ़ी सारे लोग खेला करते थे लेकिन एक दिन इस गेम को बनाने वाला सीईओ गायब हो जाता है। और जिस दिन ये न्यूज़ आई थी कि अर्चना गेम बनाने वाले इसके सीईओ इस दुनिया से गायब हो चुका है, उसी वक्त ही अर्चना इसी दुनिया में आ जाती है। अब वो रियल वर्ल्ड के साथ मर्ज हो चुके थे और इसी गेम की वजह से हमारी दुनिया में मॉन्स्टर्स आकर रहने लग गए और ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स गेम से बाहर आने लग गए थे। और ये सब उस वक्त की बात है जब हम सभी को ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उस वक्त खुशकिस्मती की बात तो ये हुई कि जिन लोगों ने उस गेम में करैक्टर बनाए हुए थे उन्हें वही करैक्टर रियल लाइफ में मिल जाता है। उसी वक्त उन मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए प्लेयर्स रियल लाइफ में आ जाते हैं। उनके पास ना सिर्फ गेम की स्किल्स होती थी बल्कि इन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल करके वो उन मॉन्स्टर्स को मारा करते थे और पूरी दुनिया को बचाया करते थे। और वही प्लेयर जो कि सारा दिन बैठकर कंप्यूटर पर गेम्स खेला करते थे अब वो दुनिया के लिए हीरोज़ मान चुके थे। और ऑफ कोर्स बात तो यही है कि जब मैं छोटा था तो मेरी भी एक ख्वाहिश हुआ करती थी, मैं भी एक प्लेयर बना करता था। लेकिन उस वक्त मेरे जहन में एक और भी बात थी और वो बात ये थी कि अगर मैं प्लेयर बन भी जाता तो इतना फेमस ना होता जितने बाकी लोग फेमस होते, क्योंकि वहाँ पर गेम में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें रियल लाइफ में ख़रीदने के लिए काफ़ी पैसे चाहिए। इवन एक वॉशिंग मशीन को ख़रीदने के लिए मिलियंस ऑफ रुपीज़ चाहिए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे। और साइड पर उसके पे डैड बैठे हुए थे और उसकी बहन भी उनके ऊपर खड़ी हुई थी। डैड ये कह रहे थे कि बेटा मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए इक्विपमेंट खरीद सकूं जो तुम्हें चाहिए। ली की बहन डैड को ये समझाने की कोशिश करती है कि आप रोइए मत। ली को पता होगा कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और वहाँ पर खड़ी हुई ली की मॉम कहती है कि ये सारी मेरी ही गलती है। ली अपने घर की ये सारी बातें और सिचुएशन को देखने के साथ काफ़ी परेशान था और ये कहता है कि यही वो वक्त था जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस गेम को छोड़ देना चाहिए, इसमें मेरी भलाई है। लेकिन उस वक्त मुझे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। अगर मुझे पता होता कि आगे क्या होने वाला है मैं उस गेम को कभी भी लेफ्ट ना करता। और पूरे एक साल में मैंने गेम नहीं खेली जिसकी वजह से मेरा लेवल भी डिक्रीज होता गया, लेकिन इसके बावजूद भी मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं अपनी पावर को अवेकन कर सकूं। ग्रैंड फेल वहीं पर बैठा था और वो चाय पी रहा था। चाय पीने के साथ कहता है कि ये तो बहुत अच्छी है। और फिर ग्रैंड फेल के बारे में ये बताया गया था कि ये उस वक्त की बात है जब ली कॉलेज में पढ़ा करता था, तो तभी उसने इस करैक्टर को बनाया था और इस करैक्टर पर उसने काफ़ी सारे पैसे भी खर्च किए थे। और जो उसने स्टोरी बनाई थी उसके मुताबिक ग्रैंड फेल एक अमीर घराने में पैदा हुआ था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि तभी डीमन ने अटैक कर दिया था और उसके सारे लोगों को मार दिया था और वो अकेला रह गया था। और उनसे बदला लेने के लिए उसने यही डिसाइड कर लिया था कि वो डीमन हंटर बनेगा ताकि अपने रिश्तेदारों के खून का बदला ले सके। और यही वो गेम थी जो कि ली खेला करता था। और ये कहता है कि लगता है कि वो एक पॉइंटलेस स्टोरी थी और कुछ नहीं। और लगता है कि इस करैक्टर को बनाने के लिए मुझे किसी ने प्रयास किया था क्योंकि मैं तो ऐसा करैक्टर कभी भी ना बनाऊं। लेकिन अब मैं इस पर हंस सकता हूँ। जब मैं मिडिल स्कूल में था, जब मैंने ये सारी गेम खेली थी, ये करैक्टर बनाया था, उस सारी बातों को याद कर अब मैं अपने पुराने वाले वर्जन पर हंस सकता हूँ। तो वाइट बालों वाला ली यही कहता है कि अब तुम बस ही घर जाओ, इतनी सारा सोचने की क्या ज़रूरत है, तुम बहुत ही अजीब व गरीब बातें सोच रहे हो। जबकि ब्लैक बालों वाले ली का ये ख्याल था कि मैं आखिर काम पर जाकर क्या करूँगा, मेरे जो बोलने का तरीका है, मेरे जो चलने का तरीका है, क्या मैं सोसाइटी में रह भी पाऊँगा या फिर नहीं।
अब जैसे वो ऑफिस में जाता है तो इसी के साथ ही उसका बॉस ये कहता है कि ली, तुम्हारे बालों का तो कलर ही चेंज हो गया, तुम तो एक सेलिब्रिटी की तरह लग रहे हो और तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। और वाइट बालों वाला ली के हाथ में जो चाय थी वो उसके मुंह पर गिरा देता है। ये सारा ली सोच ही रहा था और मन में ये कहता कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैंने उसके फेस पर चाय गिराई तो इससे हो सकता है कि वो मुझे सू कर दे और मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। और ऊपर से ली को सबसे हैरानी वाली बात तो ये लग रही थी कि उसने जो करैक्टर बनाया था वो उससे काफ़ी डिफरेंस था। जब भी किसी प्लेयर से इंटरव्यू लिया जाता था कि जो तुम्हारा करैक्टर है तुम क्या उसमें सूट करते हो, तो सारे लोग यही कहते थे कि हाँ हम उसमें बेस्ट सूट करते हैं। लेकिन मेरे लिए ये सारी बातें डिफरेंस हैं, मेरा बना हुआ करैक्टर मुझसे काफ़ी डिफरेंस क्यों हो सकता है। लेकिन मुझे भी तो कोई काम करना ही है, तो मुझे लगता है कि मुझे प्लेयर बनना ही होगा। अभी तक मुझे अर्चना के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि मैं अर्चना गेम 10 साल पहले खेला करता था। अब मुझे इसके बारे में कुछ सर्चिंग वगैरह करनी होगी ताकि इसके बारे में मैं और जान सकूं। तो सर्चिंग में से ये बात मालूम होती है कि जो भी कोई प्लेयर कुछ मॉन्स्टर्स को मारता है या फिर बड़े बड़े लेवल को कंप्लीट करता है तो उसी के साथ ही उसे 100 ऑफ मिलियंस मिलते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के साथ वो ये कहता है कि लेकिन इसमें मेरी जान भी तो खतरे में जाएगी, अगर मैं मारा जाऊँ तो फिर ये पैसे किस काम के, मुझे पैसों के अलावा और भी ज़िंदगी में काम है। वैसे भी मुझे इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी लाइफ को आराम से गुजार सकूं, मुझे बस थोड़ी बहुत सी चीज़ें चाहिए, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी क्यों ख़तरे में डालूं, वो भी लालच में आकर। मुझे अब बस यही ढूंढना होगा कि आजकल के डीमन हंटर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उन पर नज़र रखनी होगी। तो जैसे उसके बारे में सर्च करता है तो उसे डीमन हंटर्स के बारे में सिर्फ 2 पेजेस ही मिल पाते हैं और यह देखकर काफ़ी हैरान हो गया था और यही कहता कि क्या आजकल डीमन हंटर्स को कोई काम धंधा नहीं है, अगर मैं ये 2 विकी के पेजेस ही हटा दूं तो उसके अलावा तो कुछ सिर्फ आर्टिकल्स ही मिलेंगे जिनके बारे में डीमन हंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वो इसी के बारे में और आर्टिकल पढ़ रहा था कि तभी उसके सामने एक ऐसी चीज़ आती है जिसे देखकर वो काफ़ी शौक हो गया था और कहता है कि क्या, क्योंकि वहाँ पर एक न्यूज़ छपी हुई थी और उस न्यूज़ में यही बताया गया था कि पिछली रात को जितने भी डीमन हंटर्स थे जो कि एक्शन में गए हुए थे तमाम के तमाम मारे जाते हैं और एक्शन की बेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। वहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ था और ये एक्शन ही ऐसा टाउन था जिसमें डीमन हंटर्स पाए जाते थे और यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े लोगों के नाम ग्रामी पाए जाते थे। और जैसा ही इसके बारे में ली पढ़ता है तो मुझे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या अब इस दुनिया को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, क्या सारे डीमन हंटर्स मारे जा चुके हैं। अब डीमन हंटर्स मार चुके थे तो इसलिए सारे शहर में खौफ फैला हुआ था और सारे लोग उनके लिए गमगीन थे। लेकिन ली ये बात भी जानता था कि आज से 10 साल पहले भी डीमन हंटर्स ने कोई ख़ास काम नहीं किया था, उन्होंने खुद को मजबूत बनाने के लिए एक ऑकवर्ड पाथ को चूज़ किया था जिसके लिए आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल था, अपने लेवल को हाई अप करना काफ़ी मुश्किल था। वो इसके लिए दूसरे तरीक़ों का इस्तेमाल करते थे और इस सब की वजह से ही उनके लेवल अप ना कर पाए और आज देखो उनकी ये हालत हो गई कि वो सारे के सारे मारे गए। जो कोई भी इस तरीके का काम करता था जब वो डीमन के साथ फाइट करता है तो उनका यही अंजाम होता है जो कि इन डीमन हंटर्स का हुआ। और इसके अलावा उनके साथ डील करना काफ़ी मुश्किल रहा था, तो इसके लिए उन्हें कुछ क्वेस्ट वगैरह दी जाती थी, इन्हीं की मदद से वो डीमन हंटर बना करते थे और कुछ तो क्वेस्ट काफ़ी फेमस थी क्योंकि इन्हीं क्वेस्ट को कंप्लीट करके जो डीमन हंटर बनता था बाकी सारे लोग उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उन्हें लगा था कि ये एक शेडी रोल है और इसे प्ले नहीं करना चाहिए। और इन सब की वजह से जो कोई भी डीमन हंटर बनता जा रहा था लोग उसे यूजलेस कहना शुरू हो जाते हैं, ये एक यूजलेस क्लास मानी जाती थी। और ली भी जब और भी ज़्यादा न्यूज़ पढ़ता रहता है तो और भी ज़्यादा हैरान होता जाता है और ये कहता रहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मुझे क्विज वगैरह कौन देगा और मैं आगे कैसे जा पाऊँगा। लगता है कि मुझे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी और वो इसके बारे में सोचने लग गया था कि तभी उसके सामने और इन्फॉर्मेशन आ जाती है जिसमें अर्चना के बारे में भी और ज़्यादा बातें बताई गई थी और हिंदी को पढ़ने के साथ वो और भी ज़्यादा हैरान हो गया था। और वहाँ पर अर्चना गेम की एक अपडेट भी आ जाती है, इस अपडेट में काफ़ी सारे डीमंस को ऐड कर दिया गया था। जैसे ही अपडेट को अपलोड किया जाता है तो इसी के साथ ही उन्हें वॉल्यूम 8.1.1 मिल जाता है। अब तो जो मॉन्स्टर्स पहले पाए जाते थे उनमें डीमंस भी आ चुके थे तो उनका मुकाबला करना तो सभी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था और इन्हीं डीमंस की वजह से अब अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेयर की भी हालत पतली हो जाती थी। इवन वो प्लेयर जिनका लेवल 200 था वो भी इनके सामने नहीं टिक पाता था। तो डीमन हंटर्स को इन सभी का ख्याल रखना था लेकिन अब तो डीमन हंटर्स मौजूद ही नहीं थे तो उनका ख्याल कौन रखता। और फिर मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि जब से ये एक्शन फॉल हुआ है इसके बाद सिर्फ मैं ही अकेला डीमन हंटर बचा हूँ।
तो मुझे क्या है सबका चार्ज लेना चाहिए, मुझे डीमन हंटर के तौर पर बाहर आना चाहिए, मॉन्स्टर्स को और इन डीमंस को मारना चाहिए। जो 10 साल पहले मैंने काम छोड़ा था क्या मुझे वो दोबारा शुरू करना चाहिए? लेकिन अभी मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि 10 साल पहले जिन डीमंस के साथ मैं मुकाबला किया करता था क्या अब भी वही डीमंस हैं, उसी किस्म के स्ट्रॉन्ग डीमंस हैं, क्योंकि 10 सालों में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। यहाँ पर हाई लेवल के प्लेयर भी उनके सामने स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं तो भला क्या ही चीज़ हूँ, मैं भला उन सभी का मुकाबला कैसे करूँगा। उसे फिर अपने बचपन की बात याद आ जाती है, जब वो बैठा हुआ गेम खेल रहा था तो वो यही कहता है कि रैंडल तुम काफ़ी वीक हो, तुम्हें डीमन से नहीं भागना चाहिए। उसके मन में एक ही सवाल था, चाहे यहाँ पर कितने भी डीमंस क्यों ना आ जाएं, मुझे उन सभी का मुकाबला करना होगा, मुझे ऐसे यहाँ से नहीं भागना, क्योंकि ये मेरे लिए प्राइड की बात है। और जैसे ही बचपन की बातें याद करता है तो ली यही कहता है कि मुझे भी अब ये सब कुछ करना होगा, मुझे भी डीमन हंटर के तौर पर बाहर निकलना ही होगा। लेकिन इसी ख्याल के साथ वो फिर यही कहता है कि लगता है कि मेरा ये ख्याल ही गलत है, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, ये एक पॉइंटलेस नज़रिया है, मैं पर बाहर जाकर क्या करूँगा, जो लोग कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो उसकी नज़र टीवी पर पड़ जाती है जहाँ पर डीमन ने अटैक किया था और काफ़ी सारे लोग मारे गए थे, और ये सारी न्यूज़ एंकर बता रहा था। इस न्यूज़ को सुनने के साथ ही ली का मन फिर से बदल जाता है और वो ये कहता है कि इन सबको तो मैं हेल्प भेज कर ही रहूँगा। और इस बात को अब काफ़ी साल हो चुके थे, काफ़ी सालों के बाद लोग अब खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को दोबारा से जीना शुरू कर दिया था। जो कोई भी तबाही हुई थी लोग अब उससे उभर कर बाहर आ चुके थे, स्ट्रीट पर फिर रौनकें शुरू हो गई थी और उन्होंने इस दुनिया में एडजस्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये भी सच है कि जहाँ कहीं लाइट होती है वहाँ डार्कनेस तो होती ही है। जिन लोगों में नेगेटिव इमोशंस पाए जाते थे वो इन्हीं डीमंस के लिए फूड के तौर पर काम करती थी। तो उसकी नज़र कुछ इसी तरह के हंटर्स पर पड़ती है जो कि गिल्ड में जा रहे थे ताकि वहाँ पर जाकर जो भी कोई बीस वगैरह नुकसान पहुँचा रहे हैं उनके साथ मुकाबला कर सकें। और फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि पार्टी लीडर था और उसका नाम था नाम च्योलमिन। जब उसे कहा जाता है कि अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए तो आगे से नाम उन सभी लोगों को ये कहता है कि अभी भी एक बंदे के आने का वक्त है, हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है तो हम उसका इंतज़ार करते हैं, उसे भी अपने साथ ही लेकर जाएंगे। और वह बंदा कोई और नहीं बल्कि ली था और थोड़ी देर में ली वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे ही वो सारे हंटर्स को देखता है तो उन्हें यही कहता है, ओ अच्छा तो तुम सभी लोग यहाँ पर हो, तुम सभी लोग यहाँ से गए नहीं। नाम ली को देखते साथ ही खुश हो जाता है, वहाँ पर खड़े हुए सारे लोगों को यही बताता है कि यही है वो आखिरी मेंबर। इन सब से मिलकर काफ़ी खुशी हुई। नाम उसे ये भी कहता है कि तुम वक्त पर आ गए, मुझे भी तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई और मैं इस टीम का लीडर हूँ, मेरा नाम है नाम। लेकिन ली वहाँ के इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर को देखते है उससे मालूम होता है कि यहाँ पर रप्चर का इस्तेमाल कर दिया गया है। इसी रप्चर के इस्तेमाल की वजह से नॉर्मल लोगों को पता ही नहीं कि उनके बाहर क्या चल रहा है। और वो भी यही कहता है कि अगर मेरे पास प्लेयर ना होता तो हो सकता है कि मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता और मुझे भी ना पता होता कि बाहर क्या चल रहा है। तो तभी उसके सामने स्क्रीन शो होती है जिसमें ये बताया गया था कि अंडर एक स्टोरेज पाई जाती है जिसका लेवल 35 से 40 है, उसके लिए तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसे देखने के साथ ली भी कहता है कि ये तो फिर मेरे लिए फिट बैठेगा, मुझे अंदर जाना चाहिए। लेकिन ये इतना भी बड़ा कोई काम नहीं होने वाला क्योंकि जो मेरे पास लेवल है वो 55 है और जो अंदर लेवल वाले लोग जा रहे हैं वो 35 से 40 लेवल के लोग जा रहे हैं। लेकिन मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि जो कोई भी लोग अंदर जा रहे हैं उनका लेवल काफ़ी हाई है और मुझे उस लेवल तक पहुँचने के लिए अपने आप के लेवल को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना होगा और ज़्यादा मेहनत करना होगी, तभी मैं उस मकाम तक पहुँच पाऊँगा। लेकिन खुशकिस्मती की बात ये भी है कि मैं जिन लोगों के साथ हूँ वो एवरेज लेवल के ही हैं, मतलब है कि वो मेरे लिए बिल्कुल सही बैठते हैं, तो मैं इनके साथ ही जाकर हंटिंग करूँगा। फिर वो वहाँ पर आए हुए सारे लोगों को लेकर जा जाता है जिसमें एक और पार्टी मेंबर था, उसका नाम था हान सियोंग। और एक लड़की थी उसका नाम था सियो जियोंग और एक और लड़का था उसका नाम था जोई। वो सारे जी को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और फिर उनका लीडर नाम ये कहता है कि प्रोग्रेस रेट की बात करें तो एक पार्टी अंदर गई हुई है, हमें लगता है कि 5 मिनट के बाद हमें भी तैयारी करके अंदर चले जाना चाहिए। और जो उन्हें डिस्ट्रक्शन रेट नज़र आ रहा था वो अभी तक 19.8% था। और एंकर की बात माने तो जब ये 100% तक पहुंचता है तो उसी के साथ ही रैप्चर ब्रेक हो जाता है और वो मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और सारे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। इसलिए सारे के सारे हंटर्स को और प्लेयर्स को एक मौका मिलता है कि वो फ्रीली जाकर रैप्चर्स में एंटर हो सकते हैं और वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। क्योंकि लाजमी से बात है ये सारी बातें प्लेयर को ही नज़र आ रही थी, नॉर्मल लोगों को तो नज़र नहीं आती थी, इसलिए सारी की सारी जिम्मेदारी प्लेयर्स के ऊपर थी। और नाम फिर कहता है कि ठीक है अब हमारे जाने का वक्त हो गया। तो वहाँ पर उसके जितने भी मेंबर खड़े हुए थे सारे के सारे ये कहते हैं कि हाँ हाँ आपने सही कहा, हमें जाना चाहिए और वो इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड थे।
ली देखता है कि सारे के सारे लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं और खुश हैं, तो वो भी एक पार्टी का मेंबर था, तो उसे भी सब में कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहना चाहिए था जिससे वो सारे लोग उस पर फोकस कर सकें और वो उनके साथ फ्रेंडली तरीके से पेश आ सके। और वो ये भी बता रहा था कि वो 3 बहनों का इकलौता भाई था। इसके लिए जब भी बहनों की वार हुआ करती थी तो उसे सर्वाइव करने के लिए वहाँ पर अच्छे तरीके से सारे मामलात को संभालना पड़ता था। और अब जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है जो मेरे घर में मेरी बहनों के साथ एटमॉस्फेयर होता था, ये तो उससे काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर तो मेरे लिए केक वाक होगा। और वो फिर उन सभी लोगों को ये कहता है कि आप में से किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो आप सभी लोगों का ख्याल रख लूँगा। और इतना कहते साथ ही फिर उसका फेस चेंज हो जाता है और ये कहता है कि ये मैंने क्या कह दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और नाम के अब थोड़े से पसीने छूट जाते हैं और वो से ये कहता है कि तुम्हें पता है ना कि नॉल किस किस्म का मॉन्स्टर होता है। तो आगे से ली कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं उसके साथ फाइट कर चुका हूँ। बाकी लोग भी ये कह रहे थे कि हम तो उसके साथ फाइट कर चुके हैं, तो हमें पता है कि उसके साथ कैसे निपटना है। वो सारे लोग अब ली को इग्नोर कर रहे थे और इसलिए क्योंकि उसने कहा था कि वो उन सभी को बचाएगा, तो इसलिए अपना मुंह बंद कर लेता और ये कहता कि अब से मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अब वो जैसे ही नॉल अंडरग्राउंड स्टोरेज में गए थे तो उसी के साथ ही उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाती है। वो लोग अब जैसे ही स्टोरेज में पहुंचते हैं वहाँ पर उन्हें दूर दूर तक कुछ भी खास दिखाई नहीं दे रहा था। और सीओ ये देखने के साथ ये कहते हैं कि हमें तो बताया गया था कि यहाँ पर नॉल मिलेंगे, लेकिन वो तो यहाँ पर है ही नहीं। तो इस पर नाम यही बताता है कि मुझे लगता है कि एक पार्टी ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, तो यहाँ पर इसलिए हमें कोई भी नॉल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आप सभी लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम सही रास्ते पर चलते रहे तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा मिल जाएगा जिससे हम शेयर कर सकें और बाहर आकर बाकी लोगों को उसके बारे में बता सकें। ली भी उसकी बातें सुन रहा था और बाकी मेंबर ये बात सुनने के साथ नाम को ये कहते हैं कि हमें आप पर पूरा यकीन है, तो ठीक है हम भी आगे बढ़ते हैं। अगर कोई नॉल मिला तो हम उससे मारेंगे। और ली के मन में एक ही बात चल रही थी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है जितना ये सिंपल यहाँ पर दिख रहा है। तो उन्हें वहाँ पर नॉल्स नज़र आ जाते हैं जो कि सिर्फ 70 मीटर ही दूर थे और वो सारे लोग कहते हैं कि अपने अपने हथियार बाहर निकालो और इनके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे उन सभी लोगों ने हथियार निकाल लिए थे तो नाम अपने सारे मेंबर्स को ये कहता है कि ठीक है फिर आगे बढ़ो और इनका खात्मा कर दें। और उसके बाकी मेंबर्स भी काफ़ी खुश हो गए थे और वो भी ये कहते हैं कि नाम तुम सही कह रहे हो, हमारा वेट करो। और वो भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। और इन सभी को एबिलिटीज़ को देखकर ली ये कहने लग जाता है इनमें से एक टैंकर है, 2 क्लोज रेंज के डीलर्स हैं और इनमें एक मैजिक डीलर भी है। और नाम ही वही टैंकर था। वो ये कहता है कि ये कम्बिनेशन तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर एक टैंकर को अपने लोगों को प्रोटेक्शन करनी चाहिए, बल्कि ना कि आगे बढ़कर उन नॉल्स के पर अटैक करके उन्हें मारना चाहिए। क्योंकि एक नॉर्मल ग्रुप में जो एक टैंकर होता है वो अपने लोगों के लिए डिफेंस के तौर पर काम करता है, और जो इनमें मेज होती है वो अपनी पावर का यूज़ करके बाकी लोगों को हील करने की कोशिश करती है जो कोई इसमें ज़ख्मी होता है। वो इन सारे लोगों को देख रहा था जो कि उठ पटांग तरीके से ही फाइट कर रहे थे और कहता है कि वेल इससे मेरा कोई भी लेन देन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं लोगों के लिए यहाँ पर यूज़लेस हूँ। सीओ ये देखकर ये कहती है कि जो हम में पावर है हम इसी का इस्तेमाल करके इन सभी लोगों को आराम से मार देंगे। और चुई भी इस बात से काफ़ी खुश था और वो भी ये कह रहा था कि हमें भी आगे बढ़कर इसमें 2-2 हाथ काट लेने चाहिए और इनको मारकर हमें भी अपना पार्टिसिपेशन देना चाहिए। और ली फिर वहाँ पर खड़ा हुआ ये कह रहा था कि फिलहाल ये मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला ये है कि मुझे एक वेपन चाहिए क्योंकि मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है। तो वो अपने स्टोर को ओपन करता है जहाँ पर कुछ किस्म के वेपन्स पड़े हुए थे, जिसमें से एक सिल्वर डैगर सुपर एक्सपेंसिव एंड वीक था, फिर सिल्वर एरो था, फिर एडवेंचर्स बो था और इनको खरीदने के लिए उसे काफ़ी पैसे भी चाहिए थे। अब नॉल्स ने भी उनके ऊपर अटैक शुरू कर दिया था और वो प्लेयर्स भी उनके साथ फाइट करने लग जाते हैं। इस फाइट में काफ़ी देर हो गई थी और दोनों पार्टीज एक दूसरे पर अटैक करते जा रहे थे। काफ़ी सारे नॉल्स मारे भी गए थे, लेकिन उनकी तादाद कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब प्लेयर्स को पता चलता है कि इन नॉल्स को मारना इतना भी आसान काम नहीं है तो उसी के साथ वो थोड़े बहुत से परेशान हो जाते हैं। अब उन्हें एक टैंकर की ज़रूरत थी और टैंकर तो वहाँ पर नाम ही था और वो नाम को चिल्लाते रहते हैं कि नाम यहाँ पर आकर हमारी मदद करो, लेकिन नाम था कि उनकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। वो लोग उससे यही कह रहे थे कि नाम आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर आकर हमारी हेल्प करो, लेकिन नाम उनकी तरफ देखता है और फिर उन्हें इग्नोर कर देता है। तभी एक नॉल आगे बढ़कर जैसे ही चूई पर अटैक करने वाला था तो दूर खड़ा हुआ फिर ली अपने एरो का इस्तेमाल करके पीछे मौजूद नॉल को वहीं पर मार देता है और उनको ये कहने लग गया था कि लगता है कि इन बीस्ट को यहाँ पर ट्रेन किया गया है। चूई की उसने जान बचाई थी तो इसलिए चूई उसे थैंक्स कहता है, लेकिन आगे से ली उसे कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसकी इस बात का कैसे जवाब दे। नॉल्स जो कि अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, वो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करके उन पर बार बार अटैक किए जा रहे थे। और वहाँ पर खड़ी हुई सीओ ये सब कुछ देखकर काफ़ी हैरान हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसको लेकर क्या करें, क्योंकि वो भी पहली बार शायद आई थी।
तो ली उसे ये कहता है कि तुम नीचे की तरफ झुक जाओ और कोशिश करो कि तुम अपने स्पेल को यहाँ पर कंप्लीट करो और ऊपर से तुम काम डाउन हो जाओ, मैं इन सभी को संभाल लूँगा, तुम बस अपना यहाँ पर अपना स्पेल क्रिएट करो। जिस पर सीओ ये कहती है कि ठीक है जैसा आप कहें। और फिर इसी के साथ वायरस का इस्तेमाल करके बाकी नॉर्थ को मारने लग जाता है और ये कहता है कि यहाँ पर कास्टिंग में और कितना टाइम लग जाएगा। तो आगे से सीओ से ये जवाब देते हुए कहता है कि बस थोड़ी देर और लगेगी। अब सीओ को थोड़ा बहुत सा टाइम मिल गया था, तो तभी वो अपना स्पेल कास्ट कर दिया है और इसमें से वो फायर निकालते हुए वहाँ पर नॉल्स पर अटैक कर देती है और इसी अटैक से काफ़ी सारे नॉल्स एक ही वक्त में मारे गए थे। और इस सबको देखने के साथ ही जो यही कहता है कि क्या सब कुछ ओवर हो गया, क्या सारे के सारे नॉल्स मारे गए, क्या हम बच गए। और सीओ ली को ये कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो इस पर ली कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाकर बाकी टीममेट्स को देखो कि उनकी तबीयत कैसी है। फिर वो वहाँ पर मौजूद मरे हुए नॉल्स के पास जाता है और ये कहता है कि मैंने इनके ऊपर जो अपने एरो का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल सही था। अब सीओ के पास कुछ पोशन वगैरह थे ताकि वो उनकी इंजरीज को ठीक कर सके। उसके साथ ही जो कि इंजर्ड हुए थे जाकर उन्हें वो पोशन देने लग जाती है। पहले वो जाकर हान को देती है जिस पर हान उसे थैंक्स कहता है, लेकिन तभी ही जोई की नज़र नाम पर पड़ जाती है। वो नाम को देख रहा था कि नाम की आंखें चमक रही थी और वो शैतान बन चुका था। सीओ को ये देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और हान को भी देखकर गुस्सा आया था। इवन जोई तो उसके पास तेज़ी से जाता और नाम पर गुस्सा करता तो ये कहने लग जाता कि क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए थे, तुम्हें क्या पता नहीं था कि यहाँ पर नॉर्थ छुपे हुए हैं, फिर भी तुमने हमारी मदद क्यों की, आखिर तुम हमारे साथ क्यों आए। वो गुस्से में काफ़ी चिल्ला रहा था। यहाँ पर हमारे लिए एक ट्रैप बिछाया गया था और तुम हमें इस ट्रैप में फंसा कर आगे आ गए, तुम एक टैंकर नहीं हो सकते, तुम्हें इस ट्रैप के बारे में कैसे पता न चला। तो उसकी ये बातें सुनने के साथ नाम ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और उसकी हंसी की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी जो कि काफ़ी ईवल थी। और इतना सब कुछ देखने के साथ जोई और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उससे ये कहता है कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, क्या ये तुम्हें सिचुएशन इतनी मजाकिया लग रही है कि तुम यहाँ पर हंस रहे हो, तुम्हें पता है कि हमारी जान जा सकती थी। और उसकी ये हालत देखकर बाकी सारे लोग भी काफ़ी डरे हुए थे। जब उसे ये सवाल पूछा जाता कि क्या ये तुम्हारे लिए मजाक है, तो आगे से नाम ये कहता है कि हाँ मेरे लिए मजाक है, तुम सारे इडियट्स यहाँ पर इकट्ठे हो गए, यहाँ पर मेरी आंखों के सामने मारे जाते, इससे मुझे काफ़ी मज़ा आता। वो अभी भी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था जबकि उसके बाकी मेंबर्स उसे देखकर काफ़ी हैरान थे। उनके चेहरे उतरे हुए थे क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कोई भी हंसने वाली बात है। तो अभी उन्हें स्क्रीन शॉट थे जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि ये एक नेचुरल एनिमी है और जो कोई इसे मारेगा उसे ऐसी पावर मिलेगी। इतना देखते साथ ही ली ये कहता है कि तुम एक डीमन हो, तुम नाम नहीं हो सकते। उसे अब साफ दिखाई दे रहा था कि नाम को वहाँ पर एक डीमन कंट्रोल कर रहा था। और वो हंसते से ये कहता है कि अच्छा तो तुम्हें पता चल गया कि मैं एक डीमन हूँ, तो तुम्हें बहुत जल्द पता चला बुद्धू। और डीमंस अपनी इन स्किल्स का यूज़ करके उन सभी को भी प्रयास करना शुरू कर देता है। सबसे पहले उसने जो अटैक किया था वो हान पर किया था। हान को वहाँ पर कोई भी खास लोग दिखाई नहीं दे रहे थे और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और ये कहता है कि सभी लोग कहाँ पर चले गए। उसकी नज़र फिर सीओ पर पड़ जाती है जो कि काफ़ी जख्मी हालत में थी और उसी से मदद मांग रही थी। और वो आगे भी पड़ जाती है और हान को जाकर पकड़ लेती है। उससे ये कहते हैं कि तुम्हें मेरी मदद करना ही होगी। और ये सब कुछ कोई और नहीं बल्कि नाम का डीमन ही करवा रहा था। और ये कह रहा था कि मैं तुम सभी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम सभी मेरे करीब मत आना, तुम्हारी मेंटालिटी बहुत ही लो है। वो ये कहने लग जाता है कि इन सभी को मैंने अपनी अपनी इल्यूजन में कैद कर लिया है और ये इनका जो डर है वही मेरे लिए खुराक है और इससे मैं और भी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं इंसानों की बात करूँ तो ये बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हैं। कि ली उसकी ये बात सुनते के साथ ही जिससे आगे बढ़ता है और वो उस पर अटैक कर देता है। तो उसके अटैक को रोकने के लिए वहाँ पर नाम अपने हैंड का इस्तेमाल करता है और फिर उसे ये कहता है कि अगर जिस बंदे को मैंने प्रयास किया हुआ है तुम इसे मार दो, क्या तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है, तुम इसे मार दोगे इस तरह। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुमने मुझे मारा तो उसके साथ जो ह्यूमन है वो भी मारा जाएगा जिसका नाम है। ली भी ये बात जानता था और वो भी ये कहता कि मुझे इसके आर्मर की बजाय गैप्स को तलाश करके उस पर अटैक करना चाहिए, तभी मैं जाकर इस डीमन को मार सकूँगा। वो दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो फिर वही डीमन से यही कहने लग गया था कि क्या तुम अब भी मुझ पर अटैक करने के लिए तैयार हो, क्या तुम अब भी मुझे मार दोगे जानते हुए कि इसमें तुम्हारा दोस्त की जान भी चली जाएगी। लेकिन ली भी पीछे नहीं हटने वाला था। वो बार बार उस पर अटैक करता रहता है और वो डीमन भी उसके बार बार अटैक से बचता रहता है। और वो उससे ये कहता है कि ह्यूमन सच में बहुत बुद्धू होते हैं, बल्कि फेक भी होते हैं। तुम्हारा डोल चेहरा है, तुम अभी इसे दोस्त मान रहे थे और तुम इसे मारने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ली कहाँ पीछे हटने वाला था। उसके पास जो ब्लेड था वो उसी ब्लेड का इस्तेमाल करके उस डीमन पर अटैक करता है जिससे डीमन जख्मी हो गया था और उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो काफ़ी गुस्से में आ गया था। और ये कहता है कि ये तो सिर्फ एक इंसान है, भला एक इंसान मुझे कैसे नुकसान पहुँचा सकता है, और क्या इसने मेरे ऊपर सिल्वर के ब्लेड का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से मैं इतना ज़ख्मी हो गया, भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसे इसके बारे में कैसे पता।
वो और मज़ीद बातें करना चाहता था और वो ये कहता है कि तुम तो मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। ली फिर अपना ब्लेड लेकर इसको फेस के ऊपर रख लेता है और इस बार ही अब नाम जी सोचने लग गया था कि आखिर गड़बड़ कहाँ पर हुई। तभी वो देखता है कि उसका बॉस उसके पास आ खड़ा था। उस बॉस को उसकी काफ़ी परवाह थी और वो उसे यही कहना लग जाता है कि अगर इसमें काफ़ी खतरा है तो तुम इस सबको छोड़ दो, लेकिन नाम छोड़ने का नाम तक नहीं ले रहा था। और वो ये सब कुछ इसलिए किया करता था ताकि दुनिया की नज़रों में लूज़र मत कहलवाए, बल्कि दुनिया की नज़रों में वो एक हीरो बन जाए। क्योंकि जब भी वो किसी ग्रुप को ज्वाइन किया करता था वहाँ पर खड़े हुए सारे लोग उसका मजाक ही उड़ाया करते थे, इसलिए क्योंकि वो काफ़ी वीक था। और इतना ही नहीं बल्कि नाम का एक बड़ा भाई हुआ करता था। उस भाई ने काफ़ी बड़े बड़े कारनामे किए हुए थे और बाकी जो कोई भी बंदे उससे मिलते थे उसके भाई की तारीफ़ें किया करते थे और कहते थे कि उसे कांग्रेचुलेट करना क्योंकि वो अच्छे से काम कर रहा है। और वो नाम को ये क्या करते थे कि हमें तो लगता ही नहीं है कि वो तुम्हारा बड़ा भाई है, क्योंकि तुम दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, तुम इतने वीक हो और वो इतना स्ट्रॉन्ग है। और इस सब की वजह से नाम काफ़ी बेइज्जती फील किया करता था। और इतना ही नहीं बल्कि वो इसका छोटा भाई था और इस सब को बातों को लेकर नाम जी कहा करता था कि मुझे अपने यंगर भाई से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना था ताकि लोग मेरा नाम याद रखें। उसके जहन में अभी तरह के नेगेटिव ख्यालात आ चुके थे कि तभी एक डीमन उसे आकर प्रयास कर लेता है। उसे ये कहता है कि ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। और अभी वो सारी बातें याद कर रहा था किसी तरह वो अपने सारे दोस्तों को यहाँ पर लेकर आ गया। उसने सारे दोस्तों की जान लेने की कोशिश की और वो डीमन से ये कह रहा था कि तुम्हारा मेंटल लेवल तो बहुत ही कम है, तुम तो काफ़ी वीक निकले। लेकिन नाम अब इस सब की वजह से खुद को ही ब्लेम कर रहा था और ये कह रहा था कि अगर ये सब कुछ मेरी वजह से ना होता तो हो सकता है कि सारे लोग यहाँ से आराम से बचकर वापस चले जाते। मैंने सभी लोगों की जान को ख़तरे में डाल दिया, वो भी सिर्फ अपने मकसद के लिए। अब जो कि नाम की सोल डीमन के अंदर पाई जाती थी, नाम की सोल बाहर आ जाती है और वो डीमन यही चिल्लाता रहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो इसके साथ साथ वो बंदा भी मारा जाएगा। क्या तुम्हें उसकी जान की कोई परवाह नहीं है? क्या तुम अब भी मुझे मार दोगे? क्या तुम्हें कोई परवाह नहीं है कि इस बॉडी का मालिक कौन है? क्या तुम मुझे मारकर एक मर्डरर बनना चाहते हो? तो ली उसकी बात सुनने के साथ यही कहता है कि वो अच्छा, अगर ऐसा करना भी पड़ा तो ठीक है, अब तुम्हारा प्राइड कहाँ गया? और नाम की सोल आगे बढ़कर उस डीमन को पकड़ लेती है ताकि वो वहाँ से हिल ना सके और ली उस पर अटैक करके उसे मार सके। और फिर ली अपने ही ब्लेड का इस्तेमाल करके उस डीमन को ख़त्म कर देता है और फिर सारे लोगों को यही बताता है कि मैं नाम को वापस लेकर आ गया और मैंने उस डीमन को मार दिया। अब नाम अपनी बॉडी में आ चुका था और वह सारे लोग नाम को देखकर काफ़ी हैरान हो गए थे और नाम भी सबकी वजह से काफ़ी परेशान था और अपने सारे दोस्तों को ये बताता है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे एक डीमन ने प्रयास कर दिया था। जबकि उसके दोस्त उसे ओरिजिनल हालत में आता देखकर काफ़ी खुश हो गए थे और ये कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो नाम? नाम खुद की हालत को देखता है, अपने हाथों को देखता है और ये कहता है कि मैं जिंदा हूँ। भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जहाँ तक मुझे याद है मुझे तो मेरी बॉडी को तो मार दिया गया था। वो इसी ही हैरानी की हालत में बैठा हुआ था कि तभी वहाँ पर खड़ा हुआ ली उसे ये कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारे मामलात को आराम से संभाल लूँगा। और वो इसके साथ साथ उन लोगों को ये भी बता रहा था कि ये हमारे नेगेटिव इमोशंस ही होते हैं जो कि डीमंस को हमारे ऊपर हैवी कर देते हैं। तो कोशिश करना कि नेगेटिव इमोशंस को कभी भी अपने ऊपर हैवी मत होने देना, क्योंकि इससे फिर डीमन तुम्हें प्रयास कर लेगा। और वो लोग हैरानी से खड़े हुए उसकी बातों को सुनते जा रहे थे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग अपने ऊपर पूरा एतमाद रखो और कोशिश करो कि डीमंस को अपने नज़दीक तक ना भटकने दो, क्योंकि इससे तुम्हें ही नुकसान होगा। तुम जैसे ही खुद के ऊपर प्राउड फील करोगे इसी के साथ ही डीमन के ऊपर इफेक्ट कर दोगे और डीमन को हराने में तुम्हें आसानी होगी। और उसकी ये बातें सुनने के साथ नाम थोड़ा सा हैरान हो जाता है। ओली ने जैसे ये सारी तकरीर की थी तकरीर के साथ वो खुश हो जाता है और कहता है कि इसमें तो काफ़ी सारा लॉजिक था। फिर वो जाकर स्क्रीन को चेक करता है जिसके ऊपर आज के समरी के बारे में लिखा हुआ था और वो यही था कि आज का दिन काफ़ी बुरा गुजरा था और इससे भी बुरा हो सकता था क्योंकि उसका एक दोस्त को प्रयास कर लिया गया था। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जाकर नाम अपने लीडर को बताता है, जिस पर उसका लीडर ये कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम किसी बंदे की पोस्ट को पढ़ रहे हो और ये पोस्ट किसी और ने नहीं बल्कि ली ने की हुई थी। और वो यही बता रहा था कि इस पोस्ट को पढ़कर तुम्हें लगता है कि वो सच बोल रहा है। तो आगे से नाम कहता है कि हाँ वो सच बोल रहा है, क्योंकि जिस डीमन ने जिस बंदे को प्रयास किया था वो मैन ही था। और ये बंदा जो बॉस का बॉस बना हुआ था कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई था और इसका लेवल 368 था। जैसे उसे मालूम होता है कि उसके बड़े भाई को किसी डीमन ने प्रयास किया था, वो काफ़ी हैरान हो जाता है। उसके हाथ में मौजूद चाय नीचे गिर जाती है। वो हैरानी की हालत में ज़ोर से चिल्लाता हुआ ये कहता है कि क्या क्या तुम सही कह रहे हो? फिर वो उससे ये कहता है कि तुम लोग काफ़ी चेंज हो चुके हो। जब मुझे तुम्हें सारी बातें बताई हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक मजाक था, लेकिन नहीं, तुम तो सही कह रहे हो। तुम्हारे पास तो इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी है और सबूत भी है।
तो नाम ये बात सुनने के साथ अपने छोटे भाई को ये कहता है कि क्या मुझ पर ट्रस्ट करना इतना हार्ड था, चलो तुमने मुझ पर यकीन तो आया, मैं इसके लिए काफ़ी खुशकिस्मत हूँ और तुम्हारा शुक्रगुजार भी हूँ। और फिर हंसते हुए ये कहता है कि मैं ये सब कुछ मजाक कर रहा हूँ, वो एक एनालिस्ट के तौर पर अच्छे से काम कर सकता था। और उसका छोटा भाई से ये कहता है कि तुम्हें एनालिस्ट बन जाना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें सुनने के साथ ही नाम अपने छोटे भाई को ये बताता है कि नहीं, मैं एनालिस्ट नहीं बन सकता और मैं इस मामले में सीरियस हूँ। और ली की वजह से उसे पता चल गया था कि उसकी वीकनेस क्या है और उसका रोल क्या है। मैं हमेशा से ही मजबूत बनने की कोशिश करता था, अपना नाम बनाने की कोशिश करता था, लेकिन ली की वजह से मैं एक बात जान चुका हूँ कि जो काम मुझे सूट करेगा मैं वही करूँगा और इसके बारे में मैं सोच सकता हूँ कि मैं एक एनालिस्ट भी बन जाऊँ। वो इन सारी बातों को लेकर काफ़ी एक्साइटेड था और उसका छोटा भाई ताइम ये बात सुनने के साथ कहता है कि मैं भी अब काफ़ी क्यूरियस हूँ, मैं भी उस बंदे के बारे में जानना चाहता हूँ जिसने एक ही दिन में तुम्हें इतना चेंज कर दिया। और वो ये कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि वो बंदा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और उसका मेंटालिटी लेवल भी काफ़ी इनक्रेडिबल होगा, क्योंकि उसके मेरे भाई को जो सबक सिखा दिया, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक बंदा एक डीमन के साथ बगैर मैजिक का यूज़ किया कैसे फाइट कर सकता है। और जो कोई भी वो बंदा होगा काफ़ी इनक्रेडिबल होगा, इसलिए उससे मिलना भी काफ़ी खुशकिस्मती की बात होगी। और ताइमिन अपने भाई नाम को ये भी कह रहा था कि अगर वो इतना ही पावरफुल है तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो एक स्पेसिफिक रैप्चर में क्यों गया जो कि उसके लिए काफ़ी वीक लेवल का था। तो आगे से नाम ये बताता है कि मुझे यकीन है कि आपको ये स्टोरी बिलीव करने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है, आपको मुझ पर यकीन करना होगा। तो आगे से उसका भाई ताइमिन यही कहता है कि हाँ मुझे तुम पर यकीन है। तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुम पर यकीन नहीं? अगर कोई और बंदा कहता तो मैं ये बात ना मानता, लेकिन तुम तो मेरे भाई हो, तुम बोला मुझसे क्यों झूठ बोलोगे? अपने भाई की ये बात सुनने के साथ वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसका भाई ताइमन यही कहता है कि तुम अब बॉस हो, वो भी पैटर्न एनालिसिस में, गिल मैनेजमेंट मेथड्स में और इसके साथ स्काउटिंग ऑफ न्यू प्लेयर्स में। और मैं जिस जगह पर पहुंचा हुआ ये सारी तुम्हारी मेहरबानी है, तो इसलिए मुझे तुम पर पूरा यकीन है और मैंने तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया है। और ऊपर से तुम मेरे बड़े भाई भी हो और एक प्राइवेट गाउन एनालिस्ट भी हो। अपने छोटे भाई की ये सारी बातें सुनने के साथ नाम के आंखों में आंसू आ गए थे और वो ये कहता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरस कर रहे हो, लेकिन तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसका भाई खुश होते हुए ये कहता है कि तुम अब एक मिस्टर एनालिस्ट बन चुके हो, अब तुम्हें यार इसके बारे में क्या ख्याल है? तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लग जाता है। जैसे ही उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा था उसी के साथ उसके पसीने छूट जाते हैं और ये कहता है कि आखिर यहाँ पर कौन सी कंडीशन रख दी गई हैं। और उधर हम ली को देखते हैं जो कि अब अपने दांत ब्रश कर रहा था और अपने लेवल को चेक करते जो कि 67 तक पहुंच चुका था। उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और वो थोड़ा बहुत भी खुश था क्योंकि एक मिशन के बाद ही वो 12 लेवल तक पहुंच जाता है। और सब कुछ नॉल की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि उसने एक डीमन को मारा था, इसलिए उसके लेवल इतना बड़ा था। और ग्रैंड फिल तो उसे ये कह रहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे अपनी ही परवाह है। तो आगे से ली उसे कहता है, ली को इन पॉइंट्स में बहुत ही मैटर पड़ता था और वो ये कहता है कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे जो पास ये पॉइंट्स आए हैं मैं इन्हें किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करूं। अब मैं सबकी वजह से काफ़ी थक चुका हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बेड पर आराम करूंगा तो तभी ही मैं इसके बारे में सोचूंगा कि इनका कैसे यूज़ करना है। लेकिन ग्रैंड फिल जैसे ही आगे जाता है तो कहता है कि यहाँ पर तो चीज़ें और भी ज़्यादा मैस हो चुकी हैं। और फिर वो अपने रूम की सफाई करने लग जाता है, जबकि ली को तो आराम करना था और ग्रैंड फेल की इन्हीं हरकतों की वजह से ली काफ़ी तंग आ चुका था। और वो उसे ये कहता रहता है कि सबकी वजह से मैं काफ़ी थका हूँ, तो प्लीज़ तुम थोड़ा सा आराम कर लो, तो इसकी वजह से फिर मैं किसी और बारे में सोच पाऊंगा और मैं भी आराम कर पाऊंगा क्योंकि मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ। लेकिन ग्रैंड फेल अभी उसकी कहाँ बात सुनने वाला था। फिर वो अपने लिए खाना तैयार करता है और खाना चेक करने लग गया था और चेक करने के साथ कहता है कि ये तो बहुत ही टेस्टी बना है, जबकि उसके पीछे खड़े हुए ली की हालत काफ़ी ख़राब थी क्योंकि उसे रेस्ट चाहिए था। और वो ये कहता है कि मैंने ग्रैंड फिल को इसी तरह बनाया हुआ था कि जो भी कोई रूटीन के मुताबिक काम होता है ये करके ही छोड़ता है, इससे पहले आराम नहीं करता। लेकिन हाँ, एक बात तो मैंने नोटिस की है, ये सब इसलिए क्योंकि ग्रैंड फेल को मैंने रूटीन के मुताबिक बनाया है, तो मैं पहले से ज़्यादा हेल्थियर बन चुका हूँ, पहले से ज़्यादा एक्टिव हूँ और बहुत ज़्यादा काम कर लेता हूँ। लेकिन इस रूटीन के अलावा भी उसमें कौन से टैलेंट पाए जाते हैं। अब वो ग्रैंड फेल के बारे में अब बहुत ज़्यादा बातें बताने लग गया था। वो ये कह रहा था कि ये किसी भी मैजिक को देखे तो उस मैजिक के स्पेल को आराम से कर पाता है और इसके अलावा वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी है, इसकी लिमिट अनलिमिटेड है और ऊपर से ये हर काम में आराम से फिट आ जाता है। वो ग्रैंड फेल के बारे में और भी इसी तरह की बातें बता ही रहा था कि तभी फिर मैसेज आता है और वो फ़ोन को चेक करने लग गया था और देखना चाहता था कि आखिर इसमें ऐसी क्या चीज़ मौजूद है। और वो जो उसे मैसेज आया था किसी और की तरफ से नहीं बल्कि नाम की तरफ से आया था। उस मैसेज को ओपन करते कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा है और नाम ने उसमें ये लिखा हुआ था कि हमारी गिल्ड नंबर 1 गिल्ड है और मैं चाहता हूँ कि तुम आकर इसे ज्वाइन कर लो।
और ली ही अब ये मैसेज रीड करता है तो ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक मैं इस गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकता, तो मुझे इसे रिजेक्ट ही कर देना चाहिए। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और चेक करना है। वो ये चेक करना है कि मैं स्पेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करूँगा और देखूँगा कि क्या मैं उन स्पेल्स को परफॉर्म कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता। और वो उन स्पेल्स के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने लग जाता है। उसके बारे में काफ़ी सारी वीडियोस आ गई थी और इन वीडियोस को देखने के साथ फिर उन्हें रिप्लाई कर देता कि नहीं, मैं गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकता। और जब ये मैसेज नाम और उसका छोटा भाई ताइमिन पढ़ता है तो वो दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि भला ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो हमें इस तरह कैसे इनकार कर सकता है। और नाम ये मैसेज रीड करने के वजह से अपने भाई को बताता है कि हो सकता है कि उसे किसी और गिल्ड की तरफ से ऑफ़र आई हो। तो उसका भाई चिल्लाते हुए कहता है कि भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है और कौन सी गिल्ड उसे ऑफ़र कर सकती है। वो काफ़ी गुस्से में आया हुआ था और ये कह रहा था कि हमारी जो गिल्ड है साउथ कोरिया की नंबर 1 गिल्ड है, हम उसे घर दे रहे थे, कार दे रहे थे, बाकी सारी चीज़ें दे रहे थे, उसका खर्च उठा रहे थे, लेकिन आखिर हमारे अलावा कौन सी ऐसी गिल्ड है जो कि उसे इतनी सारी चीज़ों प्रोवाइड करवा सके। तो नाम भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसे एक बात मालूम थी कि सियोल में फॉरेन की भी काफ़ी सारी गिल्ड्स आकर सेटअप शुरू कर चुकी हैं। हो सकता है कि उन्हीं में से किसी ने आकर उसे ऑफ़र दी हो। तो इस पर उसका भाई ताइमन कहता है तो फिर कौन सी गिल्ड यहाँ पर आकर उसे इस तरह की ऑफ़र दे सकती है। तो आगे से उसका भाई ये बताने लग जाता है कि आपको तो पता ही है कि यहाँ पर एक कोई फॉरेन गिल्ड नहीं है, बल्कि यहाँ पर काफ़ी सारे फॉरेनर्स की गिल्ड्स आ चुकी हैं। तो हो सकता है कि उन्हीं में से किसी एक ने जाकर उसे ऑफ़र दिया और उसने उन सभी को एक्सेप्ट कर लिया हो। तो इस पर नाम का भाई ताइमन और भी गुस्से में आ गया था। ये कह रहा था कि वेल, ऐसी कौन सी गिल्ड है जो कि मेरी जितनी ही उसे अच्छी ऑफ़र दे सके। मुझे उस गिल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि यहाँ पर हाई लेवल के बंदों को भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए तो वो भी इसे खुशी खुशी से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएं। वेल, मुझे सब से यकीन नहीं आ रहा कि वो हमारी ऑफ़र को इस तरह कैसे रिजेक्ट कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि वो दिखता कैसा है। तो आगे से उसका भाई नाम यही कहता है कि आखिर तुम्हें उसके बारे में इतना क्यों जानना है। तो उसका भाई ताइमन ये कहता है कि मैं उसे जल्द से जल्द लेकर अपने गिल्ड में आना चाहता हूँ, इससे पहले कि उसे कोई और गिल्ड हमसे चुरा कर ले जाए। तुम उसके बारे में जो कुछ भी जानते हो मुझे उस सब के बारे में बता दो। तो ये सब के बारे में नाम सोचने लग जाता है और फिर सब कुछ सोचने के बाद ये कहने लग जाता है कि वो एक मिथिकल एनिमल की तरह दिखता है। उसका भाई कहता है कि क्या तुमने क्या कहा कि एक मिथिकल एनिमल की तरह। तो आगे से नाम अपने भाई ताइमन को ये बताता है कि हाँ, तुमने सही कहा, वो एक मिथिकल एनिमल की तरह ही दिखता है। एक फैंटेसी नॉवल में जो बंदा होता है ना, बिल्कुल उसी की तरह। तो ये सुनने के साथ ही उसका भाई ताइमन कहता है कि क्या। वो ये सारी बातें सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया था। और उधर हम ली को देखते हैं जो कि अभी भी वीडियोस को ओपन करके बैठा हुआ था और देख रहा था कि मैजिक का किस तरह यूज़ किया जाता है और उसके रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस पढ़ रहा था। और ये कहता है कि मैं इनके फंडामेंटल्स के बारे में अच्छे से जान चुका हूँ। और ये भी कह रहा था कि वेल, मेरे पास अभी तो इतना माना नहीं है, अगर मेरे पास मानना होगा कि क्या मैं फिर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर पाऊँगा, मुझे बस यही चेक करना है। जब ये सारी बातें ली को पता चलती हैं तो वो ग्रैंड फेल को ये कहता है कि वेल, जैसे मैंने तुम्हें बनाया था तुम वैसे के वैसे ही इंटेलिजेंट हो। लेकिन इन सारी बातों से ही ग्रैंड फेल को कोई भी परवाह नहीं थी। और फिर इन सारी चीज़ों को देखने के साथ ली अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि मैं इन सारी चीज़ों को देखकर एक बात का अंदाज़ा लगा लिया कि मुझे पॉइंट्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वो फिर उठ कर उस पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है। वो एक बात तो जानता था कि ग्रैंड फेल की जो लिमिट है वो अनलिमिटेड है, तो इसलिए उसका टैलेंट कहाँ तक जाएगा उसे खुद ही नहीं पता था। तो मुझे तमाम के तमाम पॉसिबिलिटीज़ को ओपन करना होगा। अब उसके पास जितने भी पॉइंट्स आ चुके थे उनमें से वो 2 पॉइंट्स स्टैमिना को दे देता है, 1 पॉइंट एगिलिटी को दे देता है, 7 पॉइंट्स माना को दे देता है। अब उसके पास 1 पॉइंट बाकी बचा था। ये सब कुछ वो इसलिए कर रहा था, माना को इसलिए ज़्यादा पॉइंट देना चाहता था क्योंकि ऑलरेडी उसमें माना बहुत ही कम पाया जाता था और मैजिक के लिए तो माना की काफ़ी ज़रूरत थी। और फिर उसे ये भी बात याद आ जाती है कि जब उसने ग्रैंड फेल के करैक्टर को बनाया था उसकी फैमिली को डीमन हंटर्स ने मार दिया था। और अब ये सारी बातें उसे क्यों याद आ रही थी। इन सारी बातों को याद करने के साथ वो लक को 1 पॉइंट दे देता है। इन सारे पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन वो इसलिए कर रहा था क्योंकि इससे ग्रैंड फेल को फ़ायदा हो और वैसे भी उसे अब से वर्क हार्ड करना था ताकि इन सारी चीज़ों को अचीव कर सके। और उस जो लक पहले था 1 पे उसे वो 2 तक कर देता। इसका मतलब है कि उसका लक भी अब डबल हो चुका था। और क्या पता, वो सोते वक्त पहले ये कहता कि कल मुझे कोई कॉइन मिल जाए, वो भी रोड पर चलते हुए। लेकिन जैसे ही वो सुबह उठता है, मिरर में अपने फेस को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। और ये कहता है कि ये तो रोड पर पड़े हुए कॉइन से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है, क्योंकि उसे एक क्लास क्वेस्ट मिल गया था। उसे देखकर काफ़ी एक्साइटेड था। वो ये कहने लग जाता कि मुझे भी अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा कि मेरे सामने क्लास क्वेस्ट है। आखिर ये क्वेस्ट किस तरह का हो सकता है। और ये कह रहा था कि यार कहने के बाद ही क्वेस्ट का यहाँ पर आना काफ़ी रेयर बन चुका था, लेकिन अब तो ये मेरे सामने आ चुका है तो मुझे इस पर काम करना होगा। यहाँ पर नॉर्मल क्वेस्ट तो लोगों को मिलते रहते थे, लेकिन उसे क्लास क्वेस्ट मिला था जो कि एक रेयर बात थी। लेकिन नॉर्मल भी यहाँ पर रेयर बंदों को ही मिलते थे, लेकिन क्लास क्वेस्ट तो और भी ज़्यादा रेयर बंदों को मिलते होंगे। इन्हीं बातों को लेकर वो थोड़ा सा परेशान हो गया था और सोचने लग गया था।
क्लास क्वेस्ट के बारे में वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था और ये कह रहा था कि ये तो डीमन हंटर को ही क्लास क्वेस्ट मिलती है, लेकिन जहाँ तक मुझे चाह रहा है ये क्लास क्वेस्ट कोई ऑर्डिनरी क्वेस्ट नहीं होने वाली। क्लास क्वेस्ट एक और बंदे को मिली थी जिसका नाम था गोयर। जैसे उसे मिलती है तो वो खुश होकर अपनी इस पोस्ट को सारी दुनिया में वायरल करवा देता है और ऊपर से क्वेस्ट ऐसे बंदे को दे दी जाती है जो कि एक ही क्लास से बिलोंग करता हो। और यहाँ पर तो क्लास क्वेस्ट का मिलना मतलब कि न्यूज़ में छा जाना। जैसे उस बंदे को वो मिली थी सारे के सारी न्यूज़ पर उसी की भी बातें छाई हुई थी और हर कोई उसके रिलेटेड बात कर रहा था। और इन सारी बातों को देखकर वो भी काफ़ी खुश हो गया। तो ये कहता है कि ये तो काफ़ी खुशकिस्मती की बात है कि अगर हमें ये क्लास क्वेस्ट मिले तो लोग हमारे बारे में बातें करें। लेकिन अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो मेरे पास 67 ही लेवल है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस तरह की कोई क्लास क्वेस्ट मिल सकती है। लेकिन ये मुझे मिली है तो मेरे लिए ये और भी रेयर बात होगी और इसकी सिर्फ एक ही रीज़न हो सकती है जो बात मुझे समझ में आ रही है, और वो ये है कि मैं जो अकेला डीमन हंटर बचा हूँ इसलिए मुझे ये क्लास क्वेस्ट प्रोवाइड करवा दी गई। अगर मैं ही डीमन हंटर जो कि इस दुनिया में अकेला बचा हुआ तो इसका मतलब है कि ये बातें सेंस भी बनाती हैं और मैं इन बातों को अब अच्छे से समझ चुका हूँ। तभी उसे पास की बात याद आ जाती है जब वो अर्चना अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए गया हुआ था कि तभी उसकी मुलाकात एक बंदे से हो जाती है जो कि उन्हें ऑर्डर दे रहा था और उन्हें यही कह रहा था कि तुम्हें एक दरख्त से ऊपर चढ़ना होगा जो कि काफ़ी लंबा था। उसे देखने के साथ वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे सारे के सारे काफ़ी हैरान हो जाते हैं और इनमें ग्रैंड फिल भी शामिल था। वो उन सभी को लीड कर रहा था, तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा था और सभी लोगों को ये कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द ऊपर जाना होगा। और ये सारे के सारे ही पॉइंटलेस क्विज थे जो कि गिल्ड की रेपुटेशन को बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अब ऊपर चढ़ते वक्त काफ़ी लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। कुछ तो नीचे गिरते रहते हैं लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आती, ऊपर चढ़े जाते हैं। जैसे ही वो उस पहाड़ी के ऊपर चढ़े थे कि वहाँ पर एक रूम था और वो ग्रुप का लीडर उन्हें ये बता रहा था कि तुम लोग यहाँ पर रुक कर आराम कर सकते हो, आपसे यही तुम्हारा रूम है। उन सभी लोगों की हालत काफ़ी ख़राब हुई थी। अब उन्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था और वो इसके बारे में बात करने लग जाते हैं। लेकिन उन्हें खाने के लिए कैफेटेरिया जाना था तो वो कैफेटेरिया उससे भी 500 मीटर ऊपर रखा गया था। अब उन्हें इससे भी 500 मीटर ऊपर जाना था और वो ही बंदा उन्हें लीड कर रहा था और ये कहता कि अगर तुम्हें जाकर खाना खाना है तो तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करना होगी। ग्रैंड फिल जब ये सारी बातें वहाँ पर खड़े हुए ली को बता रहा था तो इस पर ली उसे ये कहता कि क्या किसी ने इन सारी बातों को देखकर क्विट नहीं किया। तो आगे से ग्रैंड फिल ये बता रहा था कि यही तो वो सारी ट्रेनिंग थी जो मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में मेरी मदद कर सकी। और वैसे भी ये जो कुछ भी हुआ था ये सब कुछ पास्ट में हुआ था। अब मेरे पास क्लास क्वेस्ट है तो मुझे चेक तो करना होगा कि ये क्वेस्ट किससे रिलेटेड है और मुझे इसके हासिल करने के लिए क्या करना होगा। अब जैसे ही उसने क्लास क्वेस्ट को ओपन किया था इसी के साथ वहाँ पर मौजूद चीज़ों को पढ़ने के साथ ही वो काफ़ी हैरान हो जाता है और अजीब सा फेस बना लेता है जैसे उसने कोई अजीब सी चीज़ देख ली हो। और दूसरी तरफ हम AAU एंटी अर्काना यूनाइटेड कोरियन ब्रांच को देखते हैं। ये एक ऐसी फैकल्टी जहाँ पर काफ़ी सारे लोग काम किया करते थे और दुनिया में जो कोई भी डैमेज हुआ करता था ये कोशिश करते थे कि उस डैमेज के असर को कम कर दिया जाए ताकि बाकी लोगों की ज़िंदगी को बचा दिया जाए। यही वो लोग थे जो कि सिचुएशन को चेक किया करते थे और प्लेयर्स को बताया करते थे कि इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन मिली है और अर्काना के बारे में इन्फॉर्मेशन भी उन्हें दिया करते थे उन्हें कलेक्ट करने के बाद, ताकि इसकी मदद से वो बाकी प्लेयर्स की हेल्प कर सकें। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता था कि इन सबको बहुत ही मेहनत करना पड़ जाती थी और इसमें ये लोग ओवरवर्क भी किया करते थे। एक बंदे की हालत काफ़ी ख़राब थी और वो अपने साथ बैठे हुए सान भाई को ये कहता कि तुम्हें लगता है कि कोई आज नई रप्चर के बारे में अपडेट मिलेगी। तो आगे से सान भाई ये कहता कि मुझे इसके बारे में नहीं पता और उसका कुलीग यही बताने लग जाता है कि वह रेमंड के बारे में क्या बात करें, वो तो मुझे करीबी लगता है, वो घर बैठे हुए उसे सारी अपडेट के बारे में कैसे पता चल जाता है। तो इस पर सान भाई कहता है कि मुझे क्या पता। लेकिन सान भाई भी इस बात को लेकर काफ़ी हैरान था क्योंकि रेमंड जो कोई भी पोस्ट किया करता था थोड़े ही दिनों के बाद ही वो न्यूज़ उनके सामने आ जाया करती थी और उसे वक्त से पहले इन सारी बातों का कैसे पता चल जाता था। और ये दोनों उसी का पेज चेक कर रहे थे कि तभी वहाँ पर अपडेट आती है। इसे देखने के साथ सान भाई का कुलीग काफ़ी हैरान हो जाता, कहता कि एक अपडेट आ गई और वो दोनों उसी अपडेट को चेक करने लग जाते हैं। और जैसे जैसे उस अपडेट को चेक कर रहे थे उसी के साथ साथ उन दोनों के पसीने छूटते जाते हैं। उन दोनों को यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या पढ़ लिया है। और बाकी जैसे सारे लोगों को पता चलता है तो ऑफिस में हलचल मच जाती है, सारे लोग अपने अपने कामों पर लग जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, इतनी हलचल क्यों मच गई। ये न्यू अपडेट के बारे में इंफॉर्मेशन थी इसलिए वो सारे लोग काफ़ी हैरान हो चुके थे। और न्यू अपडेट में ये बताया गया था कि एक नया डीमन यहाँ पर जल्दी अराइव करने वाला है और जो नए डीमंस आने वाले हैं उनके लेवल को काफ़ी अपग्रेड कर दिया गया था। जिसमें ब्लडिड 100 था उसका लेवल 230 था, ब्लडिड बीस्ट के लेवल 220 से 250 तक थे, काउंट अस्कूरा सोल्जर्स के लेवल 300 के, इवन काउंट अस्कूरा डिवोटी का लेवल 390 था
और इतना ही नहीं बल्कि अब तो नया जिसे काउंट एस्कोरा के नाम से बुलाया जाता था उस डीमन का लेवल 430 था। और जैसे उन्हें मालूम होता है कि उसका लेवल 430 है, इसी के साथ उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अभी जो उनके पास नंबर 1 रैंकर था उसका लेवल 403 था। इसका मतलब है कि वो तो उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता था। तो सन बाय का कुलीग जी कहने लग जाता है कि उसे तो हराना काफ़ी मुश्किल होगा। हाँ, कुछ लोगों का ग्रुप जाकर उसके ऊपर अटैक करे तो हो सकता है कि उसे हरा पाए, जबकि सन बाय से ये कह रहा था कि बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे हराने के लिए हमें होल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो लोग मेज टावर के बारे में भी बात करते हैं। मुझे कहते हैं कि क्यों ना वहाँ जाकर हम बात करें और उनसे हेल्प मांगें, हो सकता है कि वो हमारी हेल्प कर सकें। तो आगे से फिर सान भाई ये कह रहा था कि एनपीसी के टावर हमारी कोई मदद नहीं करने वाला अनटिल उनके ऊपर कोई बड़ा खतरा ना आ जाए। तो सान भाई का कोलिग यही कहता है तो फिर हम क्या करें। तो इस पर सान भाई ये कहता है कि वेल हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे लिए कुछ करना इम्पॉसिबल बन चुका है। बस अब बैठ कर देखो कि लोग किस तरह मरते हैं, हम इसमें क्योंकि कुछ नहीं कर सकते। अब सब कुछ ओवर हो चुका है, जैसे न्यू रप्चर ओपन होगा हमें यहाँ पर कोई भी नहीं बचाने के लिए आएगा। उसकी बात सुनने के साथ उसका कोलीग काफ़ी डर गया था और ये कहता है कि तुम इतना जल्दी ही रिजल्ट पर मत पहुँचो, हमें जाकर रप्चर को रेड करना होगी, फिर भी हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। हो सकता है कि रेमोंड हमारे साथ कोई मजाक कर रहा हो। तो उसकी बातें सुनने के साथ सन भाई ये कहता है कि रेमोंड ने अभी तक भी हमारे साथ कोई मजाक नहीं किया, तुम्हें तो पता ही है कि उसने जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल सही बताया, और जो कुछ अब दवाई फैलने वाली है उसके बारे में हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। हाँ, अगर यहाँ पर कोई मिरेकल हो जाए तो वो अलग ही बात होगी। और फिर हम ली को देखते हैं जिसके सामने कोई कुछ शो हो रहा था जिसमें ये बताया गया था कि तुम बचे हुए आखिरी हंटर हो। सबसे पहले तो तुम्हें एक कंडीशन को अप्लाई करना, वो ये है कि तुम्हें एक डीमन को हंट करना है। उसने इसको कंप्लीट कर लिया था और आगे से यही हुआ था कि तुम्हें अपनी वीकेंड बॉडी को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। तो अब इसी बात पर ग्रैंडफील्ड लग जाता है और वो अपनी वीकेंड बॉडी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लग गया था। और इसके लिए जो उसे आज के दिन के क्विज़ मिले थे वो उन सभी को कंप्लीट कर लेता है, जिसमें 20 किलोमीटर पहले तो भागना था, फिर 50 पुलअप्स करनी थी, फिर 300 टेस्ट देने थे, अब उसे 10,000 पुशअप्स निकालनी थी। और इस सबसे ही ग्रैंडफील्ड ये भी कह रहा था कि जब मैं एक्शन में था तब भी मुझसे ऐसे काम करवाए जाते थे, अब भी कुछ चेंज नहीं हुआ। और इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से ग्रैंडफील्ड की बॉडी काफ़ी शेक कर रही थी। और इस सबको देख कर ली ये कह रहा था कि क्या इतना ट्रेन करना मेरे लिए ठीक रहेगा। और वो एक शॉप पर जाता है तो शॉप से कहता है क्या तुम्हें एक बड़ा बैग चाहिए। वो शॉप पर जाकर काफ़ी सारा खाने का सामान खरीदता है। शॉपकीपर उसे बैग देना चाहता था लेकिन उसके लिए बैग नहीं खरीदता, घर जाकर उस खाने को खाने लग गया था। और ली एक कोने में बैठकर ये सारा तमाशा देखता रहता है और कहता है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर 1000 पुशअप निकालने के बाद ही उसका आज का क्विज ख़त्म हो गया था और वो ये कहता है कि ये वही ग्रैंड फील है जो सब कुछ कर रहा है, अगर मैं उसकी जगह पर होता तो हो सकता है कि मैं ऐसा कुछ भी ना कर सकता। आज के क्विज ख़त्म हो गए थे, उसके सोने का वक्त हो गया तो ये कहता है कि आज के स्टूपिड क्विज को फाइनली मैंने ख़त्म ही कर लिया। अब देखता हूँ कि कल क्या होता है, अब मुझे अच्छे से नींद आएगी, ये बात तो पक्की है। अब जैसे नेक्स्ट डे वो उठता है फिर वो क्विज चेक करता है तो उससे वही कल वाले क्विज दे दिए गए थे और सबकी वजह से ली की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। लेकिन उसे ये क्विज कंप्लीट तो करने ही थे और अपने इसी क्विज को कंप्लीट करने के तौर पर वो लग जाता है ताकि अपनी वीकेंड पार्टी को और ज़्यादा मजबूत बना सके। और इसी तरह हर रोज़ उससे सेम ही क्विज मिलता जा रहा था। एक हफ्ता हो चुका था और सबकी वजह से ली काफ़ी तंग आ चुका था और ये कह रहा था कि बार बार एक क्विज देकर ही मुझे तंग किए जा रहे हैं। और एक हफ्ते के बाद भी क्विज को कंप्लीट करने के बाद उसे कुछ खास इनाम नहीं मिला था और सबकी वजह से ली ये कहता है कि क्या यहाँ पर मजाक चल रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो एक बेंच पर बैठा हुआ था, उसके हाथ में पानी की बोतल थी, उसके सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी, वो अपना काम कर रही थी और वो उसे भी देख रहा था। और ली ये भी कह रहा था कि ग्रैंड फाइल की मेयर की बांधने की वजह से मैं ये सब कुछ आराम से कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर मुझे ये सब कुछ और कब तक करना होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो रिवार्ड मुझे मिलेगा वो कोई भी बॉडी के रिलेटेड नहीं होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना। तो स्क्रीन शॉट है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि तुमने एक वीक के रिवार्ड को कंप्लीट कर लिया है। तब उसे रिवार्ड मिलना शुरू हो जाता है और ये कह रहा था कि तुमने सारी कंडीशन को सही तरीके से आजमाया तो इसके लिए तुम्हारे स्टैमिना को +2 पॉइंट मिले और उसकी डिक्सटैरिटी को +2 पॉइंट मिलते हैं। तो जैसे वो दोबारा अपना स्टेज चेक करता है तो उसमें स्टैमिना उसका बढ़ का 25 तक पहुंच गया था और डेक्सटैरिटी 30 तक पहुंच जाती है, माना 18 था और लक 2 तक था। अब उसे 4 पॉइंट्स मिल गए थे। इन 4 पॉइंट को हासिल करने के लिए उसे मिलियंस ऑफ मोनर देना पड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेस्ट कंप्लीट करने की वजह से उसे 4 पॉइंट मिल गए थे और इस सब की वजह से वो काफ़ी हैरान था। और मैंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया और ना ही मैंने लेवल अप किया, उसके बगैर ही मुझे 4 पॉइंट्स मिल गए। ये तो काफ़ी इंसेन बात है।
और अगर मुझे ऐसा ही रिपीट क्वेस्ट मिलता रहा तो इसका मतलब है कि अगले वीक ही मुझे 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, जो कि मेरे लिए तो काफ़ी अमेजिंग बात है। और इन सारी बातों को देखकर वो काफ़ी खुश हो गया था। तो ग्रैंडफिल ये कहता है कि अगर मुझे और ज़्यादा इनाम चाहिए तो इस क्वेस्ट को क्या मैं एक दिन में 10 बार कर सकता हूँ। तो आगे से ली कहता है कि नहीं, ऐसा मत करना। अब वो बूढ़ी औरत के पास एक रेडियो था। उसी रेडियो में यही बताया जा रहा था कि अब जो न्यूज़ आ रही है, इस न्यूज़ ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है और सारे लोग इसी पर फोकस कर रहे हैं। और वहाँ पर बैठा हुआ ली भी इसी बात पर फोकस करने लग गया था। और उसमें ये बताया गया था कि काफ़ी सारे गिल्ड्स ने तो गिव अप कर दिया है। ये जो नई रप्चर रेड आई है उसमें कोई भी बंदा जाने को तैयार नहीं है। और इसके बारे में जैसे ली सुनता है तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिर उस गिल्ड में ऐसा क्या है कि कोई भी वहाँ पर जाने को तैयार नहीं है। वो फिर जाकर न्यूज़ सुनता है जहाँ पर एंकर ये बता रहा था कि थर्सडे के वक्त ही एक नया रप्चर राउंडर हुआ। तो उसमें जो एक नया डीमन आया उसका नाम है काउंट एस्कोरा और उसका जो लेवल है वो 430 है। और कोई भी उसके साथ पंगा लेने के लिए तैयार नहीं है। और इतना ही नहीं बल्कि वो एक डीमन भी था और एक वैम्पायर भी था। तो इस रैप्चर रेड में जाकर उसको हराना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा हंटर नहीं था जिसका लेवल इतना ज़्यादा हो और उससे आराम से हरा सके। और ऊपर से फिर वो एएयू कोरियन ब्रांच के बारे में भी बता रहे थे कि उनके पास भी कहने को कुछ नहीं है। उन्हें भी नहीं पता कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए। ली भी जैसे पढ़ता है कि उसका लेवल 430 है तो वो भी काफ़ी हैरान हो गया था। और इसी हैरानी में यही कह रहा था कि उसका लेवल तो बहुत ही ज़्यादा है, कोई पागल ही होगा जो कि उसे जाकर मारेगा। और हर जगह इस न्यूज़ के चर्चे थे। पॉडकास्ट में भी इसी के बारे में बताया गया था कि जो नया डीमन आया काउंट एस्कोरा उसका लेवल 430 है तो उसे हराना काफ़ी मुश्किल रहा होगा। और इतना ही नहीं, बाकी जो गिल्ड्स के लोग थे वो भी वहाँ पर जाने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जाकर अपने लोगों की जान को ख़तरे में डालना था। और ली भी ये सारी बातें पढ़ रहा था। सारे न्यूज़ को पढ़ने के साथ वो ये कहता है कि ये डीमंस ही होते हैं जिनसे प्लेयर्स को काफ़ी डर लगता है, क्योंकि डीमंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और वक्त के साथ साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं। इनका मुकाबला करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए प्लेयर्स के बारे में एक बात फेमस है कि किसी डीमन के साथ फाइट करने के लिए जाओ तो तुम्हारा लेवल उससे 10 ज़्यादा होना चाहिए, तभी तुम जाकर उसे हरा पाओगे, वरना वो तुम्हें आराम से हरा देगा। लेकिन अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि काउंट एस्कोरा को हरा सके, क्योंकि काउंट एस्कोरा मुझे लग रहा है कि एक मॉन्स्टर है। उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा और मुझे भी जाकर उसके साथ ऐसे नहीं फाइट करनी चाहिए। वो इसी के बारे में बैठा हुआ बातें कर रहा था कि तभी फिर उसे क्वेस्ट शो होती है जिसमें ये बताया गया था कि तुम्हें एक वैम्पायर को हंट करना होगा। जैसे वो उसके बारे में रीड करता है तो ये कहता है कि अब तो मुझे जाकर उसे हंट करना ही होगा, क्योंकि ये मेरी नई क्लास क्वेस्ट है। वो काफ़ी हैरान था। अब उसे वैम्पायर को हराना था और जो उसके सामने वैम्पायर था वो ही काउंट एस्कोरा था। उसका लेवल 67 था, जबकि काउंट एस्कोरा का लेवल 430 था। तो उसके साथ मुकाबला करना तो काफ़ी मुश्किल होगा। और ली तो इतना सुनने के साथ काफ़ी डर गया था। अब उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि इसके बगैर वो अपनी क्वेस्ट को कंप्लीट भी नहीं कर सकता था। और ये सारे इमोशन ही थे जो कि उसमें बह रहे थे, लेकिन उसकी हार्ट बीट नॉर्मल थी, क्योंकि ग्रैंडफिल को इससे ज़रा बराबर भी डर नहीं लग रहा था। ये सारे इमोशन थे जो कि सिर्फ ली में पाए जाते थे, इसलिए उसका डरना तो जायज़ ही था। कि फिर ही उसकी शक्ल चेंज हो जाती है और ये कह रहा था कि ये इन्फीरियर स्पीशीज़ हैं जो कि हमेशा ही मुझ पर हैवी रहती हैं और हमेशा मुझे लोगों से डराती रहती हैं। मुझे इनसे लड़ना होगा और मुझे जाकर उन डीमंस के साथ भी फाइट करना होगी। ग्रैंडफिल का फेस चेंज हो चुका था और इसका ये फेस देखने के साथ ही ली की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और कहता है कि क्या सच में ये जाकर उन्हें मारना चाहता है। तो फिर वो वहाँ पर बैठकर सर्च करने लग जाता है कि आखिर ये काउंट एस्कोरा कहाँ पर पाया जाता है। तो उससे मालूम होता है कि काउंट एस्कोरा कहीं और नहीं बल्कि रशिया में पाया जाता है। तो वहाँ पर जाने के लिए उसकी जो पहली डेस्टिनेशन है वो कोई और नहीं बल्कि एक इमेज टावर होना चाहिए। उसी की मदद से वो ज़्यादा से ज़्यादा रशिया पहुँच सकता था। ये बात ली को नहीं पता थी, लेकिन ग्रैंडफिल उसे ये बताता है कि वहाँ पर एक पोर्टल है, उसी पोर्टल की मदद से हम जल्द से जल्द रशिया पहुँच जाएंगे, वरना हमारे लिए तो रशिया जाना काफ़ी मुश्किल होगा। वो पोर्टल हमें दुनिया में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर जितने भी गिल्ड्स के लोग हैं वो इसी पोर्टल में ही आएंगे, ताकि इसी की मदद से वो जल्द से जल्द रशिया पहुँच सकें और उसका मुकाबला कर सकें। तो उस टावर मेज तक पहुँचने के लिए उसे टैक्सी लेने की ज़रूरत पड़ सकती थी, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए उसे थोड़ा बहुत सा टाइम भी लग सकता था, वो भी थोड़ा सा दूरी था। ली बैठा हुआ इसी के बारे में सोच रहा था कि वो टैक्सी को हायर कर लेके, तभी इतने में ग्रैंडफिल तैयार भी हो जाता है और ये कहता है कि मुझे अब जाना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर लिया है। क्योंकि अगर हम ऐसे यहाँ पर बैठ रहे तो टाइम वेस्ट होगा और हम जल्दी वहाँ पर ना पहुँच पाएंगे, इससे पहले बाकी लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो इतना सुनने के साथ ही फिर ग्रैंडफिल अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तो भूल ही गया। तो पीछे से ली ये कहता है कि हाँ तुम्हें एक जैकेट पहन कर जाना चाहिए, क्योंकि रशिया में काफ़ी ठंड होगी। लेकिन वो तो वहाँ पर जैकेट पहनने के लिए नहीं रुका था, बल्कि ग्रैंडफिल तो कुछ टी के पैकेट्स उठा लेता है ताकि वहाँ पर वो अपना टी टाइम मिस ना कर सके। जबकि पीछे से ली चलाते उसे ये कहता रहता है कि तुम्हें इसके लिए जैकेट पहनना चाहिए थी, तुम तो एक साइको हो।
और हम मिस टाइपर का सीन देखते हैं जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे रिपोर्टर्स पहुँच चुके थे और फिर उन रिपोर्टर्स तक ये न्यूज़ पहुँच जाती है कि टीमिंग भी यहाँ पर आने वाला है और वह सारे लोग इसी के बारे में बात करने लग जाते हैं कि क्या टीमिंग यहाँ पर आने वाला है। उन्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर हो सकता है कि गाउन गिल्ड के भी लोग आ जाएं, तो काफ़ी सारे रिपोर्टर्स भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। वो भी देखना चाहते थे कि आखिर यहाँ पर कौन कौन से गिल्ड के लोग आ रहे हैं जो कि रशिया में जाकर काउंट एस्कॉर्ट को मारेंगे। वो सभी लोग यहाँ पर आकर उसी पोर्टल की मदद से रशिया जाएंगे और इसके बारे में लोग जैसे सुनते हैं वो भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। और उस पोर्टल से जाना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि उसमें भी काफ़ी माना ज़रूरत पड़ सकती है। माना का यूज़ करके ही लोग उस पोर्टल में टेलीपोर्ट हो सकते थे। तभी वहाँ पर गाउन आ जाता है। जैसे लोग उसे देखते हैं सारे के सारे लोग काफ़ी खुश हो गए थे और काफ़ी सारे लोग तो हैरान भी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर नाम ताइमिन क्या कर रहा है। वो लोग अब इसलिए भी एक्साइटेड थे, देखना चाहते थे कि ये लोग आगे जाकर उस वैम्पायर और डीमन के साथ क्या करेंगे। बाकी गिल्ड्स के लोग अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचे थे, इसलिए रिपोर्टर्स उनसे ये भी सवाल पूछने लग जाते हैं कि आपने क्यों चूज़ किया कि आप सबसे पहले इस मेज का इस्तेमाल करके जाकर उसके साथ फाइट करेंगे। और उनमें से एक रिपोर्टर बाकी रिपोर्टर को चीरता हुआ आगे बढ़ता है और वो ध्यान से एक ही सवाल पूछता है। ये कहता है कि मैं हूँ यून हूँ, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि आखिर आप लोग जाकर काउंट एस्कूरा के साथ फाइट कैसे करेंगे। तो नाम ये बात सुनने के साथ ही उन सभी लोगों को ये कहता है कि तुम सभी लोग ये सवाल बाद में पूछ लेना, फिलहाल हमें यहाँ से जाने दो। और उसकी बात सुनने के साथ ध्यान में हंसने लग जाता है और इन द एंड वो खुश होते हुए उन सभी लोगों को ये बताने लग जाता है कि हो सकता है कि ये शर्म की बात हो, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा कोई भी तरीका नहीं पता जिसकी मदद से मैं काउंट एस्कोरा को मार सकूं। तो आपको क्या लगता है कि हम किसी भी ऐसे ही रैप्चर में जा सकते हैं बगैर तैयारी के। और उसकी ये बातें सुनने के साथ नाम की हालत ख़राब हो जाती है और वो ये कहता है कि गिल्ड मास्टर आप ऐसा तो मत कहिए, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनता और ये बताने लग जाता है कि सारे रिपोर्टर जो भी यहाँ पर आए हुए मेरी बात सुन दो, हम सभी लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं कि ताकि जो भी कंपटीटर वहाँ पर गया हुआ है हम उसका मुकाबला करें और उन्हें मार सकें। और ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि दुनिया अमन में रह सके। और तुम्हें और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए? मैं और इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं दे सकता। तो उनकी ये बातें सुनने के साथ ही सियोंग काफ़ी हैरान हो गया था और वो ये कहने लग जाता है कि आखिर इनके मन में क्या चल रहा है। एक दूसरे को मरने के लिए देखना चाहते हैं ताकि जहाँ जा देख सकें कि वो काउंट एस्कोरा इन सभी को कैसे मारता है। इन्हें तो मिलकर मदद करनी चाहिए, पूरी दुनिया में अमन कायम करना चाहिए। वो लोग वहाँ पर हैरानी से खड़े हुए इसी के बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी एक साइड से आवाज़ आना शुरू हो जाती हैं कि यहाँ पर तो शाइनी गिल्ड के भी लोग आ चुके हैं और वह सारे लोग उसी पर फोकस करने लग जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे हंटर्स आ चुके थे और उन प्लेयर्स के रैंक भी काफ़ी हाई थे और उनमें से जिस प्लेयर का रैंक सबसे हाई था वो लॉक्स था। लॉक्स का रैंक 399 था और वो पूरी लिस्ट में सेकंड नंबर पर आता था। और वहाँ पर खड़े हुए लोग जैसे ही लॉक्स को देखते हैं उसे देखकर काफ़ी खुश हो गए थे और फिर उसके लिए रास्ता बनाने लग जाते हैं ताकि लॉक्स जल्द से जल्द ही उस मेज टावर में पहुँच सके ताकि उसमें से मेज का इस्तेमाल करके वो टेलीपोर्टेशन कर सके। और लॉक्स के साथ जो बंदा मौजूद था वो ये कहता है कि वो तो टाइमिंग है ना, वो जो भी अल्फाज यूज़ कर रहा है वो काफ़ी सख्त हैं, जिस पर लॉक्स कहता है कि बस उसको तुम छोड़ ही दो, उसके हाल पर ही रहने देते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पर उस टावर मैच की वजह से कोरिया के बड़ी बड़ी गिल्ड के लोग आ रहे थे और वहाँ पर तेमिंग अकेला रह गया था और उसकी इज्जत कम होते शुरू हो जाती है। तो वो वहाँ पर फिर खड़ा हुआ टाइमिंग अपने भाई नाम को देखता है और नाम को देखने के साथ ये कहता है कि तुम्हें इतने ज़्यादा एंशियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर नाम भी अपने भाई टाइमिंग को यही बताने लग गया था कि हमें स्लोली आगे बढ़ना होगा और हम अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर वो उससे ये भी पूछता है कि तुम्हारा क्या ली के साथ बात हुई, उसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तुमने क्या कहा। लेकिन आगे से वो सही बताता है कि अभी तक उससे कोई भी अपडेट नहीं मिली। मैंने कंडीशन भी चेंज करने की कोशिश की लेकिन वो फिर भी नहीं माना। तो उसकी बात सुनने के साथ उसका भाई तैमिंग उससे ये बताता है तो तुम्हें लगता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर आकर वो उस वैम्पायर को मारने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि हमारी और उसकी मुलाकात मेज टावर में हो जाए। तो तभी हम ली को देखते हैं जो कि बस में सवार था और वीडियोस देख रहा था ताकि उन वीडियोस को देखकर वो जादू का इस्तेमाल कर सके। तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर मैजिक एक्टिवेशन के 3 तरीके हैं। सबसे पहले तो हमें अपने माना को इंस्पेक्ट करना होगा, फिर हमें उसे इंटरफेयर करना होगा और फिर उसे मैनिफेस्ट करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए वो थोड़ी सी आग जलाने में कामयाब हो गया था। वो एक बस में सवार था तो बस में सवार बाकी सभी लोग ये देखकर काफ़ी डर गए थे और उसे कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो। इवन ड्राइवर भी गाड़ी रोककर उसे ये कहता है कि तुम यहाँ पर आग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इससे बाकी लोगों को नुकसान होगा। उनकी बातों का ग्रैंडफील्ड तो कोई भी जवाब नहीं देता, बस आग को बुझा देता है। जबकि पीछे खड़ा हुआ ली चलाकर ये कहता रहता है कि मैं इसकी तरफ से आप सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन कोई भी बंदा उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। और उसके लिए ये भी बात काफ़ी अमेजिंग थी क्योंकि एक वीडियो को देख कर ही उसने एक स्किल सीख ली थी। तो ये तो एक इम्पोर्टेंट बात थी।
लेकिन उसने ये जो मैजिक स्किल सीखी थी अभी तक उसमें ऐड नहीं हुई थी। जो उसके पास सिस्टम था उसमें देखता है और काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने अभी भी मैजिक स्किल देखी, इसे सिस्टम में ऐड होना चाहिए थे, पता नहीं ये ऐड क्यों नहीं हुई। लगता है कि यहाँ पर ज़रूर कोई बाग होगा और वो इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। अब फिर वो बस स्टेशन पर उतर आता है और जैसे स्टेशन पर उतरा था उसकी नज़र मेज़ टावर पर पड़ जाती है। मेज़ टावर को देखने के साथ ही कहता है कि जैसा वीडियो में दिखाया गया था ये उससे काफ़ी डिफरेंट है। फिर उसकी नज़र एक माना वाली जगह पर पड़ती है जहाँ पर काफ़ी सारी एनर्जी मौजूद थी। उसे देखने के साथ वो ये कहता है कि शायद यही वो चीज़ है जिसे हम पोर्टल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस पोर्टल की जगह को देखने के साथ ही कहता है कि इसे देखने के साथ ही मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मौजूद माना को मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। वो वहाँ पर खड़ा हुआ उसकी एनर्जी को चेक कर ही रहा था कि तभी पीछे से एक बंदा जाकर उसमें लगता है और वो उस पे आगे चला गया था। और पीछे से बंदा ये कहता है कि मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से देख रहा हूँ। उसने उससे पूछ कर दिया था जिसकी वजह से वो अब पोर्टल में चला जाता है। और ये देखकर वो बंदा काफ़ी हैरान हो गया था, जबकि वहाँ पर खड़ा हुआ टाइमिंग उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें यहाँ पर देखकर चलना चाहिए। वो गुस्से में आया हुआ था, उसे ये कह रहा था कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से यहाँ पर हमारी बेइज्जती हो रही है, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। जबकि पीछे खड़ा हुआ उसका भाई नाम जी कहता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि ये तो ली था। फिर उसका बड़ा भाई उसकी तरफ देखते हुए ये कहता है कि हम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो तुम हमें ब्रीफ करो। तो आगे से फिर नाम उन सभी लोगों को ब्रीफ करने लग जाता है। उसके पास कुछ इमेजेस थी, उस इमेजेस को दिखाकर ये कहता है कि वो जो नया रप्चर आया वो इस तरह दिखेगा। और फिर इसी रप्चर में वो बता रहा था कि हम लोगों को कहाँ पर जाना है और वो काउंट एस्कोरा कहाँ पर मिल सकता है। और ये सब कुछ उसके अजम्पशन से इन अजम्पशन को मिलाकर उसने वहाँ पर एक ग्राफिक बना लिया था ताकि उन सभी लोगों को पता चल सके। और ये सभी कुछ अभी कल्चर में हो रहा था, लेकिन अगर वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होती है तो हो सकता है कि काउंट एस्कोरा रियल दुनिया में आ जाए और यहाँ पर आकर बाकी लोगों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दे। और फिर हम पोर्टल की दूसरी जगह की चीज़ देखते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारे रिपोर्टर्स खड़े हुए थे जो कि रशिया में थे और वो ये कह रहे थे कि यही वो जगह है जहाँ पर काफ़ी सारे प्लेयर्स आ रहे हैं। और वहाँ पर एक व्लॉगर भी आया हुआ था, उसका नाम था कीपल और वह काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था और ये कह रहा था कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे रप्चर पाए जाते हैं और ऊपर से यहाँ पर तो ठंड ही बहुत है। अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए आप मेरी वीडियो देखते रहिए। और जो कोई भी पीछे से रप्चर पाए जाते हैं मैं भी जाकर उन सभी को देखूंगा और आपको भी इन सभी को दिखाऊंगा कि उसकी नज़र भी ली पर पड़ जाती है। ली अब वहाँ पर आ चुका था। तो उसे देखते साथ ही वो व्लॉगर काफ़ी गुस्से में आ जाता है। उसे ये कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। तो आगे से ली भी उसे गुस्से से ये कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूँ। तो वो व्लॉगर काफ़ी हैरान हो गया था। अब ली आगे बढ़ता है और ली मन में यही कह रहा था कि लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ही हो गया, बेचारे को मैंने इतना डांट दिया। फिर वो अब टेरिटरी के बाहर पहुंच जाता है। उस टेरिटरी के बारे में ये बताया गया था कि अगर तुम्हें अंदर जाना तो तुम्हारा लेवल 240 से 270 तक होना चाहिए और इसकी डिस्ट्रक्शन लेवल फिलहाल 9.7% है। और उसी को देखने के साथ ये कहता है कि फाइनली मैं इस जगह पर पहुंच गया और मुझे उम्मीद है यहाँ पर तो काफ़ी ठंड है, लेकिन जैसे मैं रप्चर के अंदर जाऊँगा तो वहाँ पर काफ़ी गर्मी होगी। फिर हम लियोनी को देखते हैं जो कि आगे बढ़कर कुछ बंदों को मार रहा था जिससे आगे बढ़ रहा था और उसके साथ जितने भी लोग थे वो लियोनी को ये कह रहे थे कि तुम्हारा लेवल 300 से ऊपर है तो तुम्हें आस्था से जाना चाहिए, हमें भी अपने साथ मिलाकर जाना चाहिए। लियोनी भी काफ़ी खतरनाक दिखाई दे रहा था और उसका लेवल 348 था और वो टॉप 100 प्लेयर रैंकिंग में आता था। लेकिन लियोनी के साथ जो लोग थे वो जो उससे बातें सुना रहे थे ये बातें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और ये कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो सभी लोगों को मार दूंगा। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।